वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजस सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 10th मैथ की क्रैश कोर्स का प्रथम लेक्चर लेकर के आया हूं। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास 10th के क्रैश कोर्स जो आपके परीक्षा को ध्यान में रखे हुए मैं प्रतिदिन वीडियो लाइव प्रीमियर क्लास के रूप में आप लोगों के बीच आऊँगा और निश्चित ही इसमें जो बताऊंगा आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी और आप लोगों के एग्जाम में ये सभी प्रश्न रहने की संभावनाएं रहेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों को भी बताएंगे इस क्रैश कोर्स के बारे में। आज जो बताने जा रहा हूं मैं वास्तविक संख्या जो गणित है 10 भाग गणित 10 है उससे संबंधित मैं वास्तविक संख्या का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं वास्तविक संख्या का सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबों को बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा पार्ट में आऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखाएं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम जानते हैं कि a = bq+r, a = bq+r, जहां a वास्तविक संख्या है, यानी जो वास्तविक संख्या है, कोई पूर्णांक है, b भाजक है, ध्यान दीजिएगा, और r शेष है। r क्या है? शेष है। हम इसको कहते हैं a को भाज्य भी कह सकते हैं। a को क्या कह सकते हैं? भाज्य। क्या कह सकते हैं? a को भाज्य, ठीक ना। अब देखिए a बराबर bq+r के रूप में माना कि देखिए साफ पता चल रहा है 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में माना कि 6 भाजक है। 6 क्या है? भाजक है तथा a संख्या है, a भाज्य है। a क्या है? भाज्य है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, a क्या है? भाज्य है। तो अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, तो a बराबर a भाज्य है, ठीक। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट्स, माना कि r बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए 6 क्या भाजक है, तो सबसे पहले a बराबर देखिए 6 भाजक है, तो जैसे a बराबर bq+r होता है तो b का मान क्या है? 6 × q+r, r का पहला मान क्या है? 0, यानी 0 बिठा दिए। जब r बराबर क्या है? 0, तो a बराबर क्या हो रहा है? देखिए a बराबर हो रहा है 6q। तो अब देखिए 6q को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3q लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए जब r बराबर 1, जब r बराबर क्या होगा? 1। ध्यान दीजिएगा, जब r बराबर 1 तो a बराबर, अब देखिए भाजक का क्या है? 6, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया इसलिए, तो 6 × q प्लस r का मान कितना है? 1, r की जगह पर 1 कीजिए, ठीक। तो अब चलिए जब r बराबर, अब ले लीजिए 2, r बराबर क्या ले लिए? 2। तो यहाँ देखिए a बराबर क्या है? bq+r, तो a बराबर b का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 × q प्लस r का वैल्यू कितना है? 2। तो अब यहाँ देखा जाए तो a = 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 3q+1। देखिए 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, 2 × 1 कितना हो गया? 2। अब ध्यान दीजिएगा जब r बराबर 3 ले लेंगे, r बराबर यहाँ को लिए थे, r बराबर 3 लिए, तो a बराबर देखिए क्या है? a बराबर b × q, b का वैल्यू क्या है? 6 × q। अब r प्लस r होता है, r की वैल्यू 3 कर दें। कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ध्यान दीजिएगा पुनः, जब r बराबर 4, देखिए r बराबर इस पर 4 ले लीजिए, तो यहाँ देखिए a बराबर b का वैल्यू तो आपका 6 है, 6 × q प्लस r, r का वैल्यू क्या है? 4। तो अब देखिए a बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, तो
दो जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब + 2। ध्यान दीजिए क्योंकि 2 गुना 3 2 3 6 और 2 गुना 2 क्या बचा है a बराबर 2। समझ में आ रही है आपको? अब चलिए ध्यान दीजिए पुनः r बराबर अब ले लीजिए 5, r बराबर क्या लेंगे 5, तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या होगा 6 क्यूब, b के ऊपर 6 है अब प्लस r का वैल्यू क्या है 5। तो अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात जब r बराबर 0 लिए थे तो यहाँ पे देखिए तो 6 क्यू आ, तो 6 क्यू को क्या लिख दिया 2 गुना 3 क्यू। अब देखिए जब ध्यान दीजिएगा जब ये देखिए r बराबर 1 लिए यहाँ पे क्या हो गया 6 क्यू + 1 हो गया, ठीक है ना। जब यहाँ r बराबर 2 लिए यहाँ पे देखिए 6 क्यू + 2 हो गया a का मान, तो इसका मतलब 2 कॉमन ले लिए तो 2 × गुना 3 क्यू + 1 हो गया। जब देखिए r बराबर 3 ले लिए तो a बराबर क्या हो गया 6 क्यू + 3 हो गया। देखिए जब r बराबर 4 ले लिए तो a बराबर क्या हो गया 6 क्यू + 4, तो यहाँ 2 से कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन लिए तो 3 क्यू + 2 बच गया। जब r बराबर 5 ले लिए यहाँ देखिए 6 क्यू + 5 हो गया। तो अब इसको देखने के बाद पता चलता है कि देखिए हम जानते हैं कि सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 गुना के रूप में रहता हो। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ये देखिए 6 क्यू आपका 2 गुना 3 क्यू के रूप में है। यहाँ पे देखिए 6 क्यू + 2 जब r बराबर 2 लिए थे तो 2 गुना 3 क्यू + 1 आ गया कि नहीं। देखिए जब r बराबर 4 लिए थे यहाँ पे तो देखिए 6 क्यू + 4 हो गया, यानी 2 गुना 3 क्यू + 2 के रूप में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब दो जो टर्म है देखिए 6 क्यू के साथ 2 गुना है, 6 क्यू में 2 गुना के रूप में है, 6 क्यू + 2 में देखिए ये भी 2 के गुना के रूप में है। यहाँ पे देखिए ये 6 क्यू + 4 में भी 2 से गुना के रूप में है, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 क्यू + 1 यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। यहाँ से देखिए फिर यहाँ से देखिए 6 क्यू + 3 में यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते कॉमन। यहाँ देखिए 6 क्यू + 5 यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं नहीं कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब इसमें 2 कॉमन क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इसमें 2 गुना के रूप में नहीं आ सकता, तो वैनिश गुणनखंड यहाँ 2 नहीं मौजूद है। इसका मतलब जिस संख्या के साथ 2 गुना के रूप में नहीं रहता है वह कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। तो साफ स्पष्ट हो गया। अतः स्पष्ट होता है कि 6 क्यू + 1 या 6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 गुणज के रूप में नहीं है। तो अतः आप समझ गए क्या कर रहा था? दिखाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 क्यू + 1 6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें 2 गुना के रूप में नहीं है। तो समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है क्या 1726 1623 युग्म जो है सहअभाज्य युग्म है? बताएं। तो देखिए सहअभाज्य युग्म वैसे युग्म को कहते हैं जिसका कि मौसो 1 होता है। मौसो क्या होता है? 1। इसके अलावे उसमें कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं होना चाहिए। समझे कि ना? तो वैसे युग्म को सहअभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर के 1726 और 1623 कहता है कि क्या ये सहअभाज्य युग्म है? इसका मतलब इस दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कि इसका महत्तम समाप्त निकालिए। 1623 और क्या है 1726। ध्यान दीजिएगा इसका क्या निकाल रहे हैं? मौसम निकाल रहे हैं। देखिए एक बार में ये होगा। अब देखिएगा तो ये 1623 देखिएगा 100 में से 3 घटेगा क्या बच जाएगा 3। अब 2 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 0। 7 में से 6 घटेगा क्या बचेगा 3। 103। तो अब यहाँ देखिएगा r इज नॉट इक्वल टू 0। r इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा 103 से डिवाइड करेंगे 1623 को, तो 103 भागा 1623। अब देखिए 103 एकम क्या हो गया? 103 हो गया। 1 ढाई 10 तो 12 में 3 जाएगा कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा
यहाँ 5 में से जीरो जाएगा, क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब ये 3 है, ये 3 को उतार दें। अब देखिए 103, अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया? 103 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 5 से घटाइए, 5 गुना 3, 5 दिया 15, 500 के शून्य यानी 1, 5 एकम 5, 515 हो गया। अब देखिएगा 1 ढाई 10 3 13, 13 में 5 जाएगा, कितना बच जाएगा? 8। अब यहाँ देखिए कितना बच गया? 1 13 यहाँ से ले लिए थे, अब यहाँ बच गया 8 में से क्या कितना बच गया? 7। ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 78 हो गया। फिर 78 से भाग देंगे 103 को, ध्यान दीजिएगा। तो 78 से भाग देंगे 103 को, 103 को ध्यान दीजिएगा। 78 एकम 78, तो देखिए 78। अब ध्यान दीजिएगा 1 ढाई 10 3 13, 13 में 8 घटेगा, क्या बचेगा? 5। 13 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा? 5। अब यहाँ 9 में 7 2 घटेगा, कितना? 2 बचेगा। समझे कि नहीं? 9 में से 7 घटेगा 2। फिर देखिए यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तो 25 है। फिर 25 से डिवाइड करेंगे 78 को, 25 भागा क्या करेंगे? 78। अब देखिए 25 दिया 75, तो अब यहाँ देखिए शेष क्या बच गया? 3। अब 3 से फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 3 बच गया। 3 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो 3 भागा 25। अब देखिए 3 8 24, तो देखिए कितना शेष बच गया? 1। यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 1 से भागा देंगे 3 को, ध्यान दीजिएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो देखिए 3 एकम 3, तो यहाँ देखिए 3 में से 3 है 0। अतः यहाँ पे देखिए 1 से भाग देने पर ये आया 0, यहाँ पे r इक्वल टू क्या है? 0। इसलिए कह सकते हैं कि 1726 1623 का मौसम एक है, इसलिए यह सअभाज्य है, इसलिए यह सअभाज्य युग्म है। समझे कि नहीं? क्योंकि इसका जो मौसो हो गया 1, समझे कि नहीं? जिस युग्म का मौसो 1 होगा वह सअभाज्य युग्म कहलाएगा। समझ गए होंगे अच्छी तरीके से? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? 7560 बराबर 2 टू दी पावर a गुना 3 टू दी पावर b गुना 5 पे पावर c गुना 7 पे पावर d हो, तो a प्लस b प्लस c प्लस d तथा दूसरा नंबर ab प्लस c d का मान ज्ञात करें। मान निकालें। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए इसको तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाते हैं। क्या है? देखिए 7560, इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाएंगे? देखिए 2 तिया 6, अब देखिए 2 7 14, अब देखिएगा 2 8 16, यानी 3780। समझ में आ रही है आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए फिर 2 से इसको कटाइए। देखिए 18 दूना 36, फिर देखिए 2 9 18, यानी 1800। कितना हो गया? 1800। 2 18 36। अब देखिए यहाँ बच गया 1, 2 9 18, फिर जी कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं हो रही है। अब फिर देखिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ 2 से कटेंगे, 2 9 18, फिर देखिए यहाँ कितना बच गया? कुछ नहीं, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 पंचे 10, 945 बार में कट रहा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट, फिर देखिए 9 5 9 9 18, 3 से कीजिए, 3 दिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, फिर देखिएगा 5 1 6 3 फिर 3 से कीजिए, 3 एकम 3, फिर देखिए 3 पंचे 15, 105 बार में हो गया। फिर देखिएगा 5 1 6, फिर 3 से कटाइए, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, अब नहीं होगा। अब क्या होगा? 5 गुना 7, 5 7 35 हो गया इसका। अब देखिए सभी स्टूडेंट, अर्थात यहाँ देखिए 7560, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 7560 बराबर जो दिया है 2 पे पावर a गुने 3 पे पावर b गुने 5 पे पावर c गुने 7 पे पावर क्या है t। अब यहाँ देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, 7560 का मतलब क्या होगा? 2 को तो है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर देखिए 3 गुना 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5 7 है ना। इसका मतलब 2 यहाँ पे क्या है? 3 को। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुने
तीन क्या हुआ, 1 2 3, यानी 3 पे पावर 3। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, फिर 5 है, 5 क्या हुआ है, देखिए 1 है, 5 पे पावर 1, अब ये 7 क्या हुआ 1, यानी 7 पे पावर क्या हो गया 1, बराबर क्या है, देखिए 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर b गुने 5 पे पावर c और गुने 7 पे पावर d, है कि नहीं। अब देखिए वो, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 पे पावर a है और यहाँ 2 पे पावर कितना है 3, इसका मतलब a बराबर तुलना कर रहे हैं, a बराबर क्या है 3, a बराबर क्या हो गया 3। और देखिए यहाँ 3 पे पावर क्या है b और यहाँ 3 पे पावर क्या है 3, इसका मतलब b बराबर भी क्या हो गया 3, क्योंकि 3 पे पावर b है, यहाँ पे 3 पे पावर 3, b के जगह पर क्या है 3। अब देखिए यहाँ 5 पे पावर क्या है 1 और यहाँ 5 पे पावर क्या है c, इसका मतलब c बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि 5 पे पावर c है, 5 पे पावर 1 है, c के स्थान पर क्या है 1 है, c बराबर 1। अब देखिए 7 पे पावर क्या है d और यहाँ 7 पे पावर क्या है 1, इसका मतलब d बराबर क्या हो गया 1। तो a b c d का मान निकल गया। अब देखिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, a प्लस b प्लस c प्लस d का मान निकालेंगे। a का मान है 3, b का मान है 3 और c का मान है 1 और d का भी मान कितना है 1। अब जोड़ लीजिए 3 3 6 6 1 7 7 1 8, अर्थात पहला का आंसर क्या हो गया 8। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन a इंटू बी प्लस सी इंटू डी निकालें। तो a का मान कितना है, देखिए 3, a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है, देखिए 3, जो c इंटू डी है, c का मान है 1 और d का मान कितना है 1। अब देखिए 3 दिया 9, जोड़ 1 गुना 1 कितना हो गया 1, 9 1 10, अर्थात a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान गया 8 और ध्यान दीजिएगा ए बी प्लस सी डी का मान क्या गया 10। समझ में आई आप लोग को, सबको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा क्या, एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करें, एक्स वाई जेड ज्ञात करें, ठीक है ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कर रहा है कि 56, फिर 2 और x यहाँ पे है, y और 14, फिर यहाँ 2 और क्या है 6 है। तो सबसे पहले देखिएगा इस दोनों का गुणनफल जो है इस बॉक्स में है, इसका मतलब 2 गुना x बराबर कितना है 56, 2 गुनी x बराबर कितना है 56। तो इसका मतलब इसलिए x बराबर जो हो गया 56 बटे क्या हो गया 2, ये 2 भाग लग जाएगा, तो 28 दूनी 56, तो x बराबर कितना हो गया 28, अर्थात इस x का मान निकल गया 28। इसका मतलब इस बॉक्स में जो है वो 28 है। फिर देखिएगा इस दोनों का जो गुणनफल होगा वो इस बॉक्स में होगा, पुनः ध्यान दीजिएगा y गुना 14, y गुना 14 बराबर इस बॉक्स में क्या है x का मान क्या निकला है 28, इसका मतलब 28। तो इसलिए y बराबर जो हो जाएगा 28 बटे क्या हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, y का मान कितना हो गया, तो समझ में आ रही है आपको। अब देखिए फिर देखिए इस दोनों का जो गुणनफल होगा वो इस बॉक्स में होगा, पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः 2 गुना z, 2 गुना z बराबर कितना है 14। अब देखिए इसलिए z बराबर 14 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 सती 14, यानी z बराबर कितना हो गया 7। अतः x बराबर 28, y बराबर क्या है, देखिए y बराबर जो है आपका 2 और z बराबर क्या है आपका 7। समझ में आ गई आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पुनः मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। देखिए क्या कर रहा है, क्या 8 टू द पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए 8 टू द पावर n बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हम लिख सकते हैं, यानी n बढ़ जाएगा, ठीक है n टाइम तक, यानी 2 गुना n बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी क्या होगा 64। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि इसका इकाई अंक पर कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि इकाई अंक पर 0 तभी हो सकता है जब गुणनखंड के रूप में 2 और 5 हो वहां पर मौजूद। तो देखिए क्योंकि 2 गुना 5 करेंगे
तभी तो ये 10 आएगा। 2 गुना 5 जब तक नहीं रहेगा तो इकाई अंक पे 0 कभी आ सकता है। तो यही हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 8 टू दी पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 टू दी पावर n में 2 गुनी 5 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 2 गुना 5 का इसमें गुणनखंड रहता है तभी इकाई अंक इसका 0 हो सकता है, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। तो यही हो गया आपका कारण प्रश्न। तो आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, लाइक में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।